हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बॉटनी सीएल से सीकर। देखो, प्रीवियस लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के प्रतिरूप। तो बेटा अपन बात कर रहे थे पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के प्रतिरूप। यस बेटा। तो वरना वहां पर अपन ने देखो, अपन एक बात कही थी कि थ्रू आउट वर्ल्ड, पूरे विश्व में जैव विविधता यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान नहीं है, बल्कि अनइवननेस मैंने आपको बताया था एक वर्ड, अनइवननेस मतलब अलग अलग जगह पर जैव विविधता का अलग अलग प्रारूप है। अपन ने कहा था कि यदि अपन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं, यानी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश, लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की ओर अपन जाएं तो जैव विविधता घटती है। और इसी प्रकार अगर अपन समतल मैदान से ऊंचे पहाड़ों की ओर, हाई एल्टीट्यूड की ओर भी जाएं तो भी जैव विविधता क्या होती है? घटती है। यस बेटा। तो ये तो अक्षांश से देशांतर, इसके अलावा टॉपोग्राफी भी होती है, और भी कई समुद्र में गहराई भी होती है, और भी अपन बात कई प्रारूप हैं जो जैव विविधता प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं। फिर अपन ने वहां पर पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी का अध्ययन किया बेटा, जैव विविधता के प्रतिरूप। तो लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, अक्षांश से प्रवणता, तो अपन ने अक्षांश से प्रवणता यानी बनाकर भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाकर उसके सारे एग्जाम्पल, अपन ने 3-4 जो एग्जाम्पल वो सारे अपन ने अध्ययन कर लिए। और लास्ट में जो क्वेश्चन था अपना कि भाई उष्ण कटिबंध क्षेत्रों की जैव विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में अधिक क्यों होती है? तो उसके कारण आप बिल्कुल धीरे धीरे आप और सुन लें कि देखो, पृथ्वी के 3.8 अरब वर्ष का उद्विकास, यानी जीवन की उत्पत्ति से लेकर अब तक 3.8 अरब वर्ष के उद्विकास के दौरान, मैं आपको बता दूं बेटा कि जो शीतोष्ण प्रदेश थे वो ध्रुवों के पास थे, तो वहां ग्लेशिएशन, अत्यधिक बर्फबारी होती गई, तो अधिकांश जातियां बार बार क्या होती गई? विलुप्त, यानी मास एक्जिंक्शन का मतलब होता है सामूहिक विलोपन होता रहा। किनके अंदर? शीतोष्ण प्रदेशों के अंदर। जबकि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र थे वो बहुत पहले से ही आबादित हो गए थे, बहुत पहले से ही अपन बात रहे कि वहां पर आप जानते हैं कि उष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश है इससे बचे रहे, अतः वहां विभिन्न जातियों को विकास के लिए अधिक समय मिल गया। और आपने क्या कहा था? स्पेसिएशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जाति उद्भव होने एक समय का कार्य है। यस बेटा, पहला कारण। दूसरा कारण क्या था बेटा कि जो जलवायु थी वो भी शीतोष्ण प्रदेशों की तुलना में उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों की जो जलवायु ज्यादा स्थिर होती है, जलवायु ज्यादा स्थिर होने से वहां जातियां विविधता बढ़ी और उनका निकेत स्पेशलाइजेशन, निकेत विशिष्टीकरण अच्छे से हो गया। यस बेटा। तो ये भी एक कारण था वहां जैव विविधता के बढ़ने का। तो फिर आप ध्यान दें बेटा, उसके बाद उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें सीधी गिरती है तो वहां की प्रोडक्टिविटी भी हाई होती है। सारे कारण आप एनसीईआरटी के अंदर बहुत तरीके से पढ़े। तो ये अपना पूरा हो गया लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। अब अपना दूसरा स्टार्ट होता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जातीय क्षेत्र संबंध। तो ध्यान दीजिए बेटा, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जातीय क्षेत्र संबंध। यहां अपन बात करेंगे कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जातीय क्षेत्र संबंध। इसमें अपन क्या कहते हैं कि जर्मनी का एक प्रसिद्ध भूगोलवेता था, जियोग्राफर थे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। यस बेटा। तो जर्मनी के भूगोलवेता, जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका के जंगलों के गहन अन्वेषण, एक्सप्लोर्ड एरिया, जो दक्षिण अमेरिका के जंगलों के अन्वेषण के द्वारा किसी क्षेत्र एरिया और वहां पर मिलने वाली जातियों की विविधता के मध्य संबंध बताया। यानी एरिया और वहां पर जो स्पीशीज रिचनेस है, जातीय समृद्धि है, उसके बीच उन्होंने संबंध बताया। इनके अनुसार क्या कि किसी अन्वेषित क्षेत्र के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर, किसी अन्वेषित क्षेत्र के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर स्पीशीज रिचनेस, जातीय प्रचुरता में एक लिमिट तक, अप टू ए लिमिट, एक सीमा तक वृद्धि होती है। इसके पश्चात एक सीमा तक ये कांस्टेंट हो जाती है। तो बेटा देखो कि इन्होंने जो अन्वेषण का क्षेत्र है, एरिया और स्पीशीज रिचनेस में ग्राफ प्लॉट किया। तो ध्यान से सुनना, ये ग्राफ क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, इन्होंने अपन बात रहा कि यहां स्पीशीज रिचनेस और अपन बात कर रहा क्या, एरिया। तो स्पीशीज रिचनेस और एरिया में ग्राफ प्लॉट किया। अब ध्यान दीजिएगा,
यहां पर आपने इन्होंने क्या लिया, एरिया, यानी बढ़ता हुआ एरिया, क्षेत्र, ये लो जी। और इस एक्सिस पे इन्होंने क्या लिया, स्पीसीज रिचनेस, यानी जातीय समृद्धि। यस, अब आप ध्यान दीजिएगा कि देखो बेटा, इन्होंने क्या कहा कि किसी अन्वेषित क्षेत्र में क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर, आरंभ में अगर अपन क्षेत्र में वृद्धि करते हैं, एरिया में अपन वृद्धि करते हैं, तो जो जातीय समृद्धि है वो एक लिमिट तक, एक सीमा तक बढ़ती है, और उसके बाद एक लिमिट के बाद उसका बढ़ना संभव नहीं होता है। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं आपको बताता हूं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जब इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ कुछ इस फॉर्म में आया कि एक सीमा तक जैसे जैसे एरिया बढ़ाया, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे एरिया बढ़ाया जातीय समृद्धि भी बढ़ी, जातीय समृद्धि भी बढ़ी, और उसके बाद जाकर देखो ये क्या हो गई, एक लिमिट के बाद जातीय समृद्धि का बढ़ना क्या हो गया, रुक गया। बात को समझे? तो ये जो आपको ग्राफ जो उन्होंने प्लॉट किया वो आपका आया बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो ग्राफ प्राप्त हुआ उनको कैसा प्राप्त हुआ बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी आयताकार अतिपरवलय। आयताकार अतिपरवलय, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस बेटा, अब जो उनको ग्राफ प्राप्त हुआ वो कैसा प्राप्त हुआ बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस, और इसके लिए ध्यान से सुनना कि भाई जो उन्होंने समीकरण लिया वो समीकरण क्या लिया इसके लिए, तो S बराबर सी ए जेड। एस बराबर क्या है बेटा, सी ए जेड। यस, और जेड की वैल्यू सामान्यतः कितनी आई, 0.1 से 0.2। यस बेटा, तो देखिए कि किसी अन्वेषित क्षेत्र के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर, एरिया में वृद्धि होने पर, स्पीसीज रिचनेस, जातीय प्रचुरता में एक सीमा तक वृद्धि होती है, एक लिमिट तक, उसके बाद वो स्थिर हो जाएगी एक सीमा तक। बात को समझे? तो ये आपको आयताकार अतिपरवलय ग्राफ प्राप्त होगा, समीकरणों का S बराबर सी ए की पावर जेड, जेड का मान यहां पर 0.1 से 0.2। यदि अपन यहां इसको लॉग स्केल पे लेंगे, सीधी रेखा, तो लॉग स्केल पे क्या प्राप्त होगा बेटा, सीधी रेखा। लॉग स्केल पे क्या प्राप्त होगा, ये सीधी रेखा। यस, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, देखो कि लॉग स्केल पे ये आपका क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। और आप समझ सकते हैं कि सीधी रेखा के लिए जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, log s बराबर log c प्लस जेड log a, यानी अपन कहें y बराबर c प्लस mx, y बराबर c प्लस mx, जो तुम फिजिक्स में पढ़ते हो। तो ये आपका ग्राफ प्राप्त हुआ आयताकार अतिपरवलय। यस बेटा, और जहां अपने z का सामान्य मान बताया 0.1 से 0.2, जो कांस्टेंट आपका हो गया। यस बेटा, और अब उसके बाद अपन बात करते हैं कि log s बराबर log c प्लस जेड log a, स्ट्रेट लाइन। ये आप जानते हैं कि अगर अपन बड़ा क्षेत्र लेते हैं, अगर अपन पूरे महाद्वीप की बात करते हैं, फिर z का मान थोड़ा ज्यादा हो सकता है। यस बेटा, तो देखिए पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यहां पर सबसे पहले
अपन ने बात की कि S बराबर क्या होता है, जैसे S आपका होता है स्पीसीज रिचनेस, जातीय प्रचुरता। यस बेटा, तो यहां पर देखिएगा कि S बराबर क्या होता है, S यहां पर होता है बेटा स्पीसीज रिचनेस, जातीय प्रचुरता, जातीय समृद्धि, है ना। फिर अपन बात रहा कि S के बाद में अपन आगे बात करते हैं कि भाई यहां C क्या होता है, तो ये काटा गया अंतःखंड होता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब हो गया काटा गया अंतःखंड, अंतःखंड जिस अंतःखंड से अपन स्टार्ट करते हैं तो ये इंटरसेप्ट हो गया। तो ये आपका पॉइंट क्या हो गया बेटा, सी। यस, उसके बाद अपन करते हैं ए क्या है, एरिया। ए क्या है बेटा, एरिया। यानी सी तो आपका वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, मतलब अंतःखंड है। यस, फिर आपका ए बराबर क्या हो गया बेटा, एरिया, क्षेत्र। यस, तो ये आपके सारी बातें आपकी हो गई। और उसके बाद आप जानते हैं कि भी आपका जो जेड है वो स्लोप ऑफ लाइन, मतलब रेखा का ढलान, जेड। तो जेड क्या है बेटा, यहां पर जेड बराबर स्लोप ऑफ द लाइन, यानी उसका ढलान, रेखा का ढलान, स्लोप ऑफ द लाइन, है ना। ये इसको अपन रिग्रेशन कोफिशिएंट, समासरण गुणांक भी कहते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं, समासरण गुणांक भी कहते हैं। तो इस प्रकार देखो बेटा ये रेक्टेंगल हाइपरबोला प्राप्त होता है। तो मतलब क्या होता है बेटा, देखो कि आप कहीं पर भी चले जाओ, तो जैसे स्पीसीज एरिया रिलेशन अपन लेते हैं, इसका मतलब ये है कि किसी क्षेत्र में जो भी जातीय समृद्धि है, अपन क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं, तो क्षेत्र का एरिया अपन मान लो उसका क्षेत्रफल एरिया अपन वर्दी करते हैं, तो क्षेत्रफल बढ़ाते बढ़ाते जातीय समृद्धि भी बढ़ती है, लेकिन एक सीमा तक, अप टू ए लिमिट, एक सीमा तक। उसके बाद क्या हो जाएगी, स्थिर। भाई जो जातियों के प्रकार हैं, जैसे जातीय विविधता है, तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लो कि तुम सीकर जिले का एक कस्बा ले लोगे पलसाना, यस, या फिर कोई भी किसी भी आपके चूरू के हो, आप जोधपुर के हो, तो वहां का एक कोई कस्बा ले लोगे, यस, कोई भी एक कस्बा है, या बड़ा, जैसे अपन बात करेंगे राजस्थान में अपन एक डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे, जिला ले लेंगे। अब अपन वहां तरह तरह की जो पादप और जंतु जातियां देखते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर अपन 10 किलोमीटर पर चलते हैं तो इतने प्रकार की जाति, संख्या नहीं पूछ रहा हूं मैं, जातियों के प्रकार, विविधता। तो आप 10 किलोमीटर तक चलते हो तो भाई इतनी है, 20 पे गए तो डबल हो गई, फिर 40 पे गए तो और मतलब 4 गुनी हो गई, फिर 80 किलोमीटर एरिया में आपने बढ़ाया, तो ऐसा तो है नहीं। एक बार आप क्षेत्र बढ़ाओगे तो एक बार आपकी जातीय समृद्धि क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन एक सीमा तक, उसके बाद में जाकर क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो आप अगर एरिया और स्पीसीज रिचनेस में ग्राफ लोगे तो आयताकार अतिप्रवल्य, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको क्यों बोलते हैं आयताकार अतिप्रवल्य, ये भी सिद्ध करूंगा मैं। तो S बराबर सी ए जेड, जेड की वैल्यू यही 0.1 से 0.2 सामान्यतः। अब देखो जब इसको लॉग स्केल पे लेते हैं, log S बराबर log C प्लस जेड log A, तो y बराबर C प्लस एम एक्स, y बराबर C प्लस एम एक्स समीकरण तुम लगाते हो, और जहां z का मान पॉइंटों में होता है, 1 से भी कम होता है, तो फिर आप जानते हो कि इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये आपकी सीधी रेखा प्राप्त हो गई, स्ट्रेट लाइन, है ना बेटा। और z यहां पर हो गया स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। ये तो बात हुई ना बेटा, आप समझ रहे हो, ये बात आपकी हो गई। तो ये आपका हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब बेटा ध्यान दीजिएगा कि देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट वे से आपको ये बताता हूं, इस ग्राफ के बारे में सारी बातें आपको मैं बताऊंगा, तो देखिएगा। हाँ बेटा, अब देखिएगा कि जनरली जो जेड का मान है,
पहले बात तो अपन कहेंगे कि जेड क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। यहां पर लिखते हैं कि जेड क्या है, जेड है स्लोप ऑफ लाइन, जो ढलान है ना बेटा, या अपन उसको कहेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट। यानी समासरण गुणांक, ये तो आपको हो गया ना इसको, रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब समासरण गुणांक। अब देखो जेड जो स्लोप ऑफ लाइन है, जेड क्या है बेटा, स्लोप ऑफ लाइन। तो आपने क्या कहा कि जेड स्लोप ऑफ लाइन किसी स्थान की किसी भी कोई भी जीव है, किसी भी स्थान पे कोई भी जीव है तो किसी स्थान की जैव विविधता की प्रचुरता को दर्शाता है। ये जो जेड है ना बेटा, जेड ये किसी स्थान की जैव विविधता की प्रचुरता, मतलब जातीय समृद्धि की प्रचुरता को दर्शाता है। समझ गए ना जेड। अब जेड का जो मान है अधिकांश जीवों के लिए, है ना बेटा, अधिकांश जीवों के लिए अधिकांश स्थानों पर जेड की वैल्यू, जो जेड का मान है वो 0.1 से 0.2, 0.1 से 0.2 ही है सामान्य जेड का मान। बात को समझे? यस बेटा, क्लियर है ना। अब जैसे ये जीव और किसी स्थान पे डिपेंड नहीं करेगा, एन साइड में आपको लाइन दे रखी है, चाहे कैलिफोर्निया में बर्ड हो, यस बेटा, भाई ये जीवों या किसी स्थान पर निर्भर नहीं करता। चाहे आप जानते हो ब्रिटेन में प्लांट हो, है ना, सॉरी, ब्रिटेन में प्लांट, कैलिफोर्निया में बर्ड हो, या न्यूयॉर्क में मोलास्क, सबके लिए जेड का मान समान ही प्राप्त होता है। यानी अधिकांश जातियों के लिए छोटे स्थानों पर या क्षेत्रों पर जेड की वैल्यू नॉर्मल यही रहती है, 0.1 से 0.2। यस। हाँ, अगर कोई बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल है, अत्यधिक वृहद क्षेत्रफल, समझ रहे हो, तो अत्यधिक वृहद क्षेत्रफल के लिए जेड की जो वैल्यू है वो आप जानते हैं कि रेगुलेशन यानी स्टिफनेस, प्रवणता है, वो इसके मध्य प्राप्त होती है। तो अत्यधिक वृहद क्षेत्रफल, बहुत लार्ज एरिया, अत्यधिक वृहद क्षेत्रफल, जैसे संपूर्ण महाद्वीप है, यानी एंटायर कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट यानी पूरा महाद्वीप आ जाता है, जैसे बेटा एशिया महाद्वीप। तो देखो अत्यधिक वृहद क्षेत्रफल, संपूर्ण महाद्वीप, एंटायर कॉन्टिनेंट, यस बेटा, के लिए जेड की वैल्यू यानी स्टिफनेस, ढाल में प्रवणता ज्यादा होगी, स्टिफनेस यानी जेड की वैल्यू 0.6 से 1.2 प्राप्त होती है। 0.6 से कितनी प्राप्त होती है बेटा? 1.2 प्राप्त होती है जेड की वैल्यू। 0.6 से कितनी? 1.2। यस। संपूर्ण महाद्वीप के लिए ये जो जेड रिग्रेशन लाइन है या स्टिफनेस अधिक प्राप्त होगी और 0.6 से 1.2 प्राप्त होगी। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूं, जैसे विश्व के सभी देशों के जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, यस बेटा, देखो वहां पर आपको एन साइड लिख रखा है कि भाई मैं आपको समझाऊं बेटा कि विश्व के सभी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में ये बहुत लार्ज एरिया है और बहुत वृहद और बहुत ही ज्यादा विविध क्षेत्र हैं।
तो विश्व के सभी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, जैसे इंडिया का भी केरल, महाराष्ट्र, आपका जो पश्चिमी घाट वर्षा वन है, जैसे दक्षिणी अमेरिका में अमेजन वर्षा वन है, तो विश्व के सभी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो फलहारी फलभक्षी पक्षी हैं, फलभक्षी पक्षी, ये बर्ड है, फलभक्षी पक्षी एवं स्तनधारियों, वहां जो अपन बात बढ़ा कि मैमल्स हैं, क्लियर बेटा, तो फलभक्षी पक्षियों और स्तनधारियों के लिए जो जेड की वैल्यू है, जेड का मान 1.15 प्राप्त होता है। जेड का मान कितना प्राप्त होता है? 1.15। अब जितनी ज्यादा जेड की वैल्यू है उतनी ही ढाल की प्रवणता अधिक है, और ढाल की प्रवणता अधिक है मतलब स्टिफनेस अधिक है, तो जातीय समृद्धि क्या है? ज्यादा। जातीय समृद्धि या जैव विविधता क्या है बेटा? ज्यादा। जैसे मैं आपको ग्राफ के द्वारा समझा देता हूं बेटा। जैसे मान लो कि आपने एक छोटा क्षेत्र लिया, ध्यान से सुनो, छोटे का मतलब ऐसे नहीं कि बहुत आप 1-2 किलोमीटर की बात है, छोटा क्षेत्र मतलब एक पूरा जिला ले लिया आपने, मान लो पूरा सीकर जिला ले लिया राजस्थान के अंदर, या पूरा जयपुर जिला ले लिया पूरे राजस्थान के अंदर, तो बहुत छोटा क्षेत्र ही है ना। या आप पूरा राजस्थान भी ले लो ना इंडिया में, तो भी छोटा क्षेत्र ही है, तब तक तो जेड की वैल्यू सामान्य आएगी 0.1 से 0.2। लेकिन आप पूरा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, जिसमें भारत और बहुत सारे कंट्री आते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप ना एशिया महाद्वीप, लार्ज कॉन्टिनेंट एशिया महाद्वीप, या फिर जो सभी देशों जो वर्षा वन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तो बहुत ही ज्यादा विविध भी और बड़े एरिया भी हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखो मैं आपको बता दूं, इसको मैं वापस से आपको 2 ग्राफ के द्वारा समझा देता हूं, अभी आराम से समझ लेना बेटा। देखो, यदि आप मान लो किसी क्षेत्र का अन्वेषण करते हो, आप अन्वेषण करते हो और वो छोटा क्षेत्र है, ये आपने अन्वेषण किया, यस बेटा, ये आप अन्वेषण करते हो किसी भी क्षेत्र का। अब किसी भी क्षेत्र का तुम अन्वेषण करते हो और तुम क्षेत्र बढ़ाते हो, एरिया बढ़ा रहे हो, तुम क्षेत्र बढ़ा रहे हो बेटा, क्या बढ़ा रहे हो? एरिया, ये बढ़ा रहे हो एरिया। तो इधर आप क्या ले रहे हो बेटा? स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज रिचनेस, जातीय समृद्धि। अब तुम एरिया बढ़ा रहे हो, तो देखो कि जैसे स्पीशीज रिचनेस एक लिमिट तक, एक सीमा तक बढ़ी, और बाद में जाकर क्या हो गई? एक सीमा तक बढ़ी और फिर बाद में जाकर क्या हो गई? ये लो स्थिर हो गई। यस बेटा, आराम से भाई, देखो एक लिमिट तक बढ़ी और बाद में जाकर क्या हो गई? स्थिर हो गई। तो अब यहां पर आप इसके लिए अगर तुम मान लो कि यहां सीधी रेखा दोगे, सीधी रेखा दोगे तो इस फॉर्म में आएगी, ये लो सीधी रेखा, सॉरी अरे यार, यानी बेटा देखो, इसके लिए तुम अगर मान लो कि सीधी रेखा दोगे, ये लो आपको सीधी रेखा ऐसे आएगी, बात को समझे? तो इसमें ढाल, वो तुम फिसलन पट्टी पे फिसलते हो ना, कि जितनी ज्यादा ये खड़ी हो, ये ऐसे आ गई। अब ये अगर बहुत ज्यादा खड़ी हो, जितनी ज्यादा खड़ी होगी उतना जेड का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा। उतनी ढाल में प्रवणता उससे निम्न वो ज्यादा होगी, और जितनी ढाल में प्रवणता ज्यादा होगी उतनी जातीय समृद्धि क्या होगी? ज्यादा। तो देखिए, जैसे इसके लिए तो सामान्य, जो चाहे कोई भी स्थान हो भाई, ब्रिटेन के अंदर आप जान अपने बताए पौधे बताए, कैलिफोर्निया के अंदर अपने बर्ड्स बताए, या कोई भी स्थान हो या कोई भी वर्गक टेक्सोन हो, तो सामान्यतः जेड का वैल्यू कितना होगा? 0.1 से 0.2। तो ये स्टिफनेस, ढाल में प्रवणता कम है। अब ढाल में प्रवणता कम है, स्टिफनेस कम है, लेस स्टिफ, कम प्रवणता है, लेस स्टिफनेस, तो लेस स्पीशीज
रिचनेस, तो कम जातीय समृद्धि है, कम जातीय समृद्धि। बोलो, अब तुम अगर एक बहुत बड़ा एरिया ले लेते हो, तो ये समझ गए, इस बात को यहाँ नोट कर लोगे। अब मैं यहाँ देखो अगली बात कह देता हूं कि तुम अगर एक बहुत बड़ा एरिया ले लेते हो, लार्ज कॉन्टिनेंट, यानी पूरा महाद्वीप की बात कर लेते हो, तो पूरे महाद्वीप की बात कर लेते हो, तो आप दिमाग लगाना, पूरे महाद्वीप की बात कर लेते हो, और वो भी या वर्षावन की बात कर लेते हो, जो जातीय समृद्ध है, बहुत ज्यादा जातीय समृद्ध है। ये लो बेटा, तो वहां पर क्या है कि जैसे जातीय विविधता बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, फिर जाकर आप जानते हो कि स्थिर हुई, है ना। तो बढ़ती गई फिर जाकर क्या हुई बेटा, स्थिर हुई, फिर जाकर स्थिर हुई। अब फिर जाकर स्थिर हुई, तो ये देखो, ये सीधी रेखा, सीधी रेखा, अगर यहां अपन सीधी रेखा लेंगे, तो ये जो सीधी रेखा है ये बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा खड़ी आएगी, इससे अधिक खड़ी है, अधिक खड़ी है, तो आप जानते हो स्टिफनेस ज्यादा है, मोर स्टिफनेस, मोर स्टिफनेस, और ज्यादा स्टिफनेस है यानी जेड वैल्यू ज्यादा, जेड का मान ज्यादा है, तो ज्यादा जातीय समृद्धि है, ज्यादा जातीय समृद्धि। बात को समझ रहे हैं आप, बस इतना सा समझाना चाह रहे थे अपन। अच्छा, तो जैसे मैं इसके द्वारा आपको सीधा ही बता दूं कि ये जो सीधी रेखा है, अब इस अपन बात रहा कि यहां ढाल में प्रवणता कम है, यहां ढाल में प्रवणता ज्यादा है, तो जातीय समृद्धि क्या है, ज्यादा है। बात को समझ गए आप? यस बेटा, क्लियर है। अब देखिए, जैसे मैं इसको ऐसा सीधा बता दूं कि जैसे ये आपको मैंने ग्राफ दिया, ये लो, अब ये ग्राफ दिया और यहां पर मैंने 2 लाइनें दे दी, अब बताओ, ये मैंने दे दी ए, या मैंने ये दे दी ए, ये मैंने क्या दे दी बी। अब बताओ किसकी जातीय समृद्धि ज्यादा है, ए की ज्यादा है, किससे, बी से। क्यों, ए अधिक खड़ी है, अधिक खड़ी तो ढाल में प्रवणता ज्यादा है, जेड वैल्यू, और बी क्या है, कम। यस बेटा, तो आप जानते हो ये मच स्टीपर, मच स्टीपर, जब ज्यादा स्टीपर है तो जेड वैल्यू ज्यादा, और ये लेस स्टीपर, ये कम स्टीपर है, कम ढाल में प्रवणता है, तो आप जानते हैं कि जेड वैल्यू कम। यस, और आप जानते हैं बेटा कि भाई इसका जेड वैल्यू, सॉरी इसका जेड वैल्यू ज्यादा, इसका क्या है, कम, तो ये ज्यादा जातीय समृद्धि को प्रदर्शित करती है, ये कम जातीय समृद्धि को प्रदर्शित करती है। ये लो जी, बस। तो ये बेटा आपका समझ में आया जातीय क्षेत्र संबंध। तो जनरली जातीय क्षेत्र संबंध में जेड का मान 0.1 से 0.2, और ये घात में ले रहे हैं अपन, 1 से भी कम वैल्यू और वो भी घात में, तब आपका आ रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आयताकार अतिपरवलय। अगर सीधी रेखा पे लेंगे तो log s बराबर log c प्लस जेड लोगे, तो y बराबर c प्लस mx। और ऐसा करेंगे, अगर अपन बड़े महाद्वीप के लिए बात करेंगे, तो बड़े महाद्वीप के लिए, लार्ज कॉन्टिनेंट या उष्ण कटिबंधीय वर्षावन के लिए जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.6 से 1.2, और मैंने वहां वर्षावन का एग्जाम्पल आपको बता ही दिया, और ये स्टिफनेस बता दिया आपको। बात को समझ रहे हो ना? तो ये बात है। और आप जानते हो कि जो वर्षावन है वहां पर स्थानिक जातियां ज्यादा हैं, कुछ ऐसी जातियां जो वहीं है पृथ्वी पर और कहीं नहीं है, तो एंडेमिक स्पीसीज होने के कारण भी जेड की वैल्यू क्या आती है, ज्यादा आती है। क्लियर है? तो ये पूरा टॉपिक मैंने आपको स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप पढ़ा दिया। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इकोसिस्टम में बायोडायवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, पारितंत्र में जैव विविधता का महत्व क्या है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं पारितंत्र में जैव विविधता का महत्व है। हाँ तो बेटा देखिए, अब इकोसिस्टम के लिए जैव विविधता का महत्व है। यस बेटा, कि पारितंत्र में बायोडायवर्सिटी का, या फिर अपन बात करें जो डायवर्सिटी है, स्पीसीज रिचनेस है, जाति प्रचुरता का महत्व क्या है। तो ये देखो अपन पहले ही बता चुके थे बेटा आपको कि भाई जैव विविधता की प्रचुरता
जैव विविधता की प्रचुरता किसी इकोसिस्टम या बायोलॉजिकल कम्युनिटी को स्थायित्व प्रदान करती है। तो अपन क्या कहते हैं यहां पर कि भी जैव विविधता की प्रचुरता किसी इकोसिस्टम या बायोलॉजिकल कम्युनिटी, मतलब जो जैविक समुदाय है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी को स्थायित्व प्रदान करती है। यस बेटा, तो जैव विविधता की प्रचुरता, जितनी ज्यादा जैव विविधता होगी, जितनी ज्यादा प्रकार की स्पीसीज होंगी, जितनी ज्यादा टाइप की स्पीसीज होंगी, तो उतना ही आप जानते बेटा कि इकोसिस्टम स्वस्थ होगा और बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो जैविक समुदाय है उसको स्थायित्व प्रदान करती है। जैसे पहले अपन ये नहीं कहते हैं क्या बेटा, ध्यान से सुनना, देखो मोर डाइवर्स, या अपन ऐसे कहें मोर स्पीसीज रिचनेस, अधिक जातीय प्रचुरता, है ना, बहुत ज्यादा प्रकार की स्पीसीज, अधिक जातीय प्रचुरता। जब ज्यादा प्रकार की जातियां होगी उतनी ज्यादा इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रियाएं होंगी आपस में। यस बेटा, तो मोर स्पीसीज रिचनेस, अधिक जातीय प्रचुरता, तो आप जानते हैं कि मोर इंटरेक्शंस यानी अधिक अन्योन्य क्रियाएं या आपसी क्रियाएं, अधिक अंतः क्रियाएं, मोर इंटरेक्शन। अब बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होगी तो मोर स्टेबिलिटी, उतना ही ज्यादा वो जैविक समुदाय या पारितंत्र अपना स्थायित्व रखेगा, मोर स्टेबिलिटी, है ना, अधिक स्थायित्व है। यस, अब बेटा ध्यान दीजिएगा कि भाई एक बहुत अच्छा स्टेबल यानी स्थायी पारितंत्र या एक स्थायी समुदाय क्या क्या गुण प्रदर्शित करता है। तो आप कहोगे बेटा कि एक स्टेबल कम्युनिटी जो एनसीईआरटी ने दे रखी है, एक स्थायी समुदाय निम्न गुण दर्शाता है। बात को समझे, इसलिए अपन एक जीव की संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग जातियां, जितनी ज्यादा टाइप की जातियां होगी, जातीय विविधता अधिक होगी, उतनी ज्यादा इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रिया होगी, उतनी अधिक स्थायित्व होगा, अधिक स्टेबिलिटी होगी। तो फिर एक स्थायी समुदाय निम्न गुण दर्शाता है। क्या क्या गुण दर्शाता है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जानते हैं कि एक स्थायी समुदाय की उत्पादकता में, प्रोडक्टिविटी में, जो उत्पादकता में वर्ष दर वर्ष अधिक परिवर्तन, अपन कहें बेटा कि वर्ष दर वर्ष अधिक भिन्नता नहीं मिलती है। यस बेटा, कि एक स्थायी कम्युनिटी में या की उत्पादकता में, प्रोडक्टिविटी में वर्ष दर वर्ष अधिक भिन्नता, वेरिएशन नहीं मिलेगा, है ना, लगभग वर्ष भर एक सी प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी। यस बेटा, पहली बात। दूसरी बात है कि मतलब ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है बेटा कि स्थायी समुदाय, जो स्टेबल कम्युनिटी होगी, स्थायी समुदाय प्राकृतिक, जो नेचुरल बेटा डिस्टरबेंस होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, है ना, बाढ़, सूखा, रही, तो एक स्थायी समुदाय प्राकृतिक व मानव जनित क्रियाकलापों, एंथ्रोपोजेनिक, मानव जनित क्रियाकलापों, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, बात को समझे बेटा, मानव जनित अवरोधों, अपन ऐसे कहें कि मानव जनित अवरोधों
मानव जनित अवरोधों के लिए आप कहो बेटा कि रेजिस्टेंस और रेजिलेंस होता है, रेजिस्टेंस व रेजिलेंस का गुण रखता है ना बेटा। कि अगर मान लो स्टेबल कम्युनिटी, स्थायी समुदाय है, तो जो प्राकृतिक डिस्टर्बेंस है, प्राकृतिक अवरोध है, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़, ऐसे कभी कभी थोड़े बहुत, या फिर मानव जनित अवरोध, जैसे मानव ने कुछ वनोन्मूलन, कटाई की कुछ किया, तो पहले तो उनके प्रति रेजिस्टेंस, प्रतिरोधी होगा, आसानी से नष्ट नहीं होगा, रेजिस्टेंस नेचर, प्रतिरोधी होगा। और मान लो कि नष्ट हो भी गया तो आपको शुरू में मैंने बताया था ना रेजिलेंस, कि फिर वापस पुनर्जनन की क्षमता होगी। यस बेटा, पहले तो नष्ट करने वाले कारकों के प्रति, चाहे वो प्राकृतिक हो और चाहे वो मानव जनित हो, नष्ट करने वाले कारकों के प्रति प्रतिरोधकता होगी, रेजिस्टेंस होगा। और उसके बाद अगर नष्ट भी हो भी गया तो पुनर्भरण, पुनर्जनन यानी वापस बनने की क्षमता का भी गुण उसके अंदर होता है। यस बेटा। और आप जानते हैं कि एक स्थायी समुदाय, तीसरा अपन बताते हैं कि जो विदेशी जातियां होती है, एलियन स्पीसीज, एक स्थायी समुदाय विदेशी जातियों के आक्रमण के प्रति, विदेशी जातियों के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाता है, प्रतिरोधकता दर्शाता है। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नेचर, यानी बेटा क्या दर्शाता है, प्रतिरोधकता। जो विदेशी जातियों का आक्रमण है बेटा, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, मतलब विदेशी जातियों के आक्रमण के लिए प्रतिरोधकता दर्शाता है। तो ये सारी चीज आप जानते हैं कि एक स्टेबल कम्युनिटी के अंदर ये सारे गुण होते हैं। स्थायी समुदाय, और स्थायी समुदाय कौन सा होगा, जिसमें जातीय प्रचुरता, स्पीसीज रिचनेस या डायवर्सिटी क्या होगी, हाई होगी। तो वहां पर अन्योन्य क्रियाएं भी कोई ज्यादा होगी, इसलिए वहां पर स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बात को समझे? तो ये बात आपकी हो गई। अच्छा क्वेश्चन बेटा यहां से बनता है, क्लियर है। उसके बाद देखिएगा कि एक वैज्ञानिक है डेविड टिलमैन ने अपने प्रयोगों के द्वारा जैव विविधता प्रचुर क्षेत्रों में निम्न गुणों को पाया, है ना बेटा। तो डेविड टिलमैन ने कई सारे प्रयोग किए थे। तो वैज्ञानिक डेविड टिलमैन ने अपने प्रयोगों के द्वारा जैव विविधता प्रचुर क्षेत्रों में निम्न गुणों को पाया। या जो स्थायी समुदाय थे वहां पर डेविड टिलमैन ने इन गुणों को पाया, है ना बेटा। तो देखो कैसे, कि देखो बेटा वही बात कि जैव विविधता प्रचुर क्षेत्रों का, ये डेविड टिलमैन ने अपने प्रयोग के द्वारा बताया, कई सारे एक्सपेरिमेंट करके बताया, है ना, कि जैव विविधता प्रचुर क्षेत्रों में जैव विविधता प्रचुर क्षेत्रों में वर्ष दर वर्ष जैव भार, बायोमास, जैव भार नियत बना रहता है। यानी बेटा कांस्टेंट सा, वही प्रोडक्टिविटी वाली बात ही है। तो आप समझ रहे हैं कि जैव विविधता प्रचुर क्षेत्रों में वर्ष दर वर्ष जो बायोमास है, जैव भार है, वो स्थिर रहता है या नियत बना रहता है ना बेटा। यानी स्थिर बना रहता है या नियत रहता है। यस बेटा। और दूसरा इन्होंने क्या बताया कि इन क्षेत्रों की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, इन क्षेत्रों की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी हाई होती है। यस बेटा, इनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, भारत में पश्चिमी घाट है ना, पूर्वी हिमालय है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र। यस बेटा। तो आप जानते हैं कि ये डेविड टिलमैन ने अपने पूरे प्रयोगों के द्वारा भी ये बात को सिद्ध कर दिया।
यस बेटा, तो ये सारी बात है। अब देखे बेटा कि एक साइंटिस्ट आएंगे पॉल इहरलिख। तो पॉल इहरलिख क्या कहना चाहता है ना, पॉल इहरलिख क्या कहना चाहता है, तो अगला अपना होता है कि रिवेट पोपर हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना आई बेटा, रिवेट पोपर हाइपोथेसिस, यानी बेटा रिवेट पोपर परिकल्पना। अब आप समझ सकते हैं कि रिवेट पोपर परिकल्पना या रिवेट पोपर हाइपोथेसिस, तो ये किसने दी बेटा, ये जो हाइपोथेसिस थी रिवेट पोपर हाइपोथेसिस, ये दी थी बेटा पॉल इहरलिख ने। किसने दी थी, पॉल इहरलिख ने। तो किसके द्वारा दी गई बेटा, बाई पॉल इहरलिख। यस बेटा, और इहरलिख ने, पॉल इहरलिख ने जो रिवेट पोपर हाइपोथेसिस थी, तो पॉल इहरलिख ने क्या कहा, इनके अनुसार किसी इकोसिस्टम की बात करें या अपन कहें कि ये संकल्पना एक इकोसिस्टम के लिए जैव विविधता के महत्व को दर्शाती है ना बेटा, यानी यह संकल्पना इकोसिस्टम के लिए, पारितंत्र के लिए जैव विविधता के महत्व को दर्शाती है। यस बेटा, तो देखिए यहां पर रिवेट पोपर हाइपोथेसिस जो परिकल्पना दी गई और उसने कहा कि यह परिकल्पना इकोसिस्टम के लिए जैव विविधता के महत्व को दर्शाती। यहां मैं आपको बता दूं बेटा कि रिवेट से क्या मतलब है, रिवेट यानी होता है पेच, कोई भी उपकरण, रिवेट पेच। तो यहां रिवेट की तुलना किससे की गई है, स्पीसीज से, जाति से, स्पीसीज, रिवेट है ना, पेच। यस बेटा, पोपर यानी एयरप्लेन को लिया गया, वायुयान को लिया गया था। देखो भी एक उदाहरण बताऊंगा मैं, एयरप्लेन, तो एयरप्लेन को वहां किया गया इकोसिस्टम, पारितंत्र, पारितंत्र। यस बेटा, तो रिवेट यानी क्या है, पेच यानी स्पीसीज, और एयरप्लेन का मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम। अब देखो बेटा वहां एनसीईआरटी में आपको क्या बता रखा है, और फिर इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकलता आपके सामने, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा कि देखो बेटा कि वहां जो इकोसिस्टम है उसमें जो रिवेट पोपर हाइपोथेसिस है, यानी रिवेट पोपर परिकल्पना, ये क्या कहती है, वहां इन्होंने एक उदाहरण भी दिया, और वो उदाहरण क्या दिया मैं बता देता हूं आपको। देखिए बेटा मैं आपको बताता हूं कि देखो इसमें क्या है कि एक वायुयान लिया गया, एरोप्लेन लिया गया, एयरप्लेन, वायुयान, उसमें कहा गया कि जो यात्री थे, वो यात्री जब उस एरोप्लेन से उतरे तो प्रत्येक यात्री अंदर जो बैठने की सीट थी या जो भी उपकरण लगे हुए थे, मतलब अंदर जो उनका सीट बेल्ट है या फिर सीट का कोई पेच है, बोल्ट है, तो एक एक उपकरण अपने साथ ले जाने लग गए। बात को समझे। तो शुरू में कुछ समय के लिए तो उस एरोप्लेन की जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो कम प्रभावित हुई, लेकिन मान लो जो उस एरोप्लेन के जो आप जानते हैं कि जो पंख होते हैं, मतलब जो बाहर आप जानते हैं कि एरोप्लेन के पंख होते हैं बैलेंस के लिए, अगर वहां से कोई क्लिक ले जाएगा तो फिर आप जानते हैं कि एरोप्लेन की सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। समझ रहे हो। इकोसिस्टम में भी ऐसा ही है। इकोसिस्टम क्या कहता है बेटा कि इकोसिस्टम में जो कम महत्वपूर्ण जातियां हैं, जैसे चींटी है, ये मतलब जाति, हर जाति का एक नैज मूल्य है इकोसिस्टम में, हर जाति का एक इंपोर्टेंस है। लेकिन जैसे कुछ जातियां जो कम महत्वपूर्ण होती है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो वो कम महत्वपूर्ण होती है और संख्या बहुत ज्यादा है, तो उनमें से कुछ विलुप्त भी हो गई, तो इकोसिस्टम के संतुलन पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जातियां जैसे कीस्टोन जातियां अगर लुप्त हो गई तो इकोसिस्टम
संतुलन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इको हो सकता है इकोसिस्टम अपना अस्तित्व ही खो दे। यही होता है। जैसे एक लग्जरी गाड़ी अपन बनाते हैं, तो लग्जरी गाड़ी के अंदर मान लो बेटा आप जानते हो कि अंदर गाड़ी के अंदर कई सारे इंस्ट्रूमेंट आपके आराम के लिए, बहुत ज्यादा आराम के लिए फालतू लगाए जाते हैं। अब उनको कुछ को आपने खोल दिया तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन कभी कभी आपने जैसे मोटरसाइकिल अगर आपने चलाए देखा है कि मोटरसाइकिल के अंदर डिजाइन वाले साइड ग्लास को खोल दी, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एक होता है ना जो फ्यूल, यानी एक आपका होता है फ्यूज, फ्यूज होता है। फिर अपन बात रहे कि प्लग होता है ना, प्लग जो स्पार्क करता है इंजन के ऊपर जब इंजन दहन होता है। तो प्लग अगर खराब हो जाए, रुपए का बहुत कम होता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, प्लग खराब हो जाए तो किसी भी रूप से वो मोटरसाइकिल स्टार्ट ही नहीं होगी। यस बेटा, इसलिए देखो कि रिवेट-पोपरा हाइपोथेसिस का मैंने आपको समझाया, और ये यही कहती है बेटा, इसके अनुसार किसी इकोसिस्टम में कम महत्वपूर्ण जीवों जैसे चींटियों आदि के लुप्त होने पर इकोसिस्टम का संतुलन लगभग अप्रभावित होता है ना। लेकिन यदि कीस्टोन जातियां नष्ट हो जाती है, कुंजशील जातियां अगर नष्ट हो जाती है, तो फिर अपन कहेंगे कि इकोसिस्टम लुप्त हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? लुप्त हो सकता है। तो अपन क्या कहेंगे, अब ध्यान दीजिएगा कि कौन होती है कीस्टोन। इसके अनुसार जो रिवेट-पोपरा हाइपोथेसिस है, इसके अनुसार इकोसिस्टम में, पारितंत्र में कम महत्वपूर्ण जातियों, मैं सीधा इतना लिखूंगा, कम महत्वपूर्ण जातियों के विलुप्त होने पर, देखो थोड़ा बहुत प्रभाव हर जाति का पड़ेगा, लेकिन कुछ जातियां कम महत्वपूर्ण होती है। तो इसके अनुसार इकोसिस्टम में कम महत्वपूर्ण जातियों के विलुप्त होने पर इसका संतुलन लगभग अप्रभावित रहता है। यस बेटा, लगभग क्या रहता है? अप्रभावित रहता है। यस बेटा, लेकिन यदि महत्वपूर्ण जातियों जैसे कि कीस्टोन जातियों, कुंजशील जातियों के विलुप्त होने पर इकोसिस्टम जो पारितंत्र है बेटा, लुप्त हो सकता है, लुप्त हो सकता है या अपना अस्तित्व खत्म कर सकता है। यस बेटा, अब मैं आपको ये बता दूं कि जो कीस्टोन जातियां क्या होती है। कीस्टोन जातियां, कीस्टोन जातियां देखो बेटा होती है कीस्टोन स्पीशीज, कुंजशील जातियां। इनके बारे में आपको बता देता हूं बेटा कि जो कुंजशील जातियां होती है ये क्या होती हैं। यस, तो बेटा देखो कि कुंजशील जातियां इकोसिस्टम में इनकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन इकोसिस्टम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि किसी वन में टाइगर लॉयन, बड़े वन में टाइगर और लॉयन, ये कीस्टोन है। आपको बार बार मैं बता रहा था कि भाई अगर मान लो कि टाइगर लॉयन खत्म हो गई पूरी तरह से, तो हर्बीवोरस की संख्या ज्यादा हो जाएगी, और फिर वो और ग्रेजिंग करेंगे, अतिचारण से पौधे समाप्त कर देंगे, और भोजन के भाव में फिर खुद की भी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो उनकी जाति विविधता को मेंटेन करते हैं प्रीडेटर के रूप में टाइगर और लॉयन, कीस्टोन। और मैंने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताई थी कि जैसे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में मैं आपको बताऊं बेटा कि जो अंजीर होता है, फिग, अंजीर, फिग, या कभी कभी बरगद, ये बरगद, ये बेटा आप जानते हैं कि कीस्टोन जातियां होती है। क्योंकि ये जो वृक्ष होते हैं ना, अंजीर, अंजीर, फिग, अंजीर में आपको बताऊं बेटा, अंजीर, फिग ट्री, समझ रहे हो ना।
तो ये जो जातियां होती है ना, ये उन वर्षावनों में उस समय फल और बीज देती है जब अन्य प्रकार के कोई भी पौधे फल और बीज नहीं देते। बात को समझ रहे हैं? तो उस समय सारे के सारे जो पक्षी या जो भी बीज या फल खाने वाले एनिमल्स हैं वो पूरी तरह से इन पे डिपेंड होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो उस समय पारतंत्र लुप्त हो सकता है। तो आप समझिए कि कीस्टोन जातियां हैं। तो कीस्टोन जातियां, कुंजशील जातियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है इकोसिस्टम के लिए। और जो कम महत्वपूर्ण जातियां जैसे चींटियां हैं, चींटी मान लो 15-20 हजार जाती है, 15,000 रह गई तो ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। बात को समझे? तो यही बात उस एरोप्लेन के लिए कही गई है कि जो कम महत्वपूर्ण पेच है उनको ले भी गई यात्री तो ज्यादा प्रभाव शुरू में नहीं होगी। लेकिन बाहर से जैसे आप मान लो जो उसका बैलेंस बनाते हैं, जो पंख होते हैं उसका बैलेंस बनाते हैं, और भी कई इंजन के अंदर ऐसे फ्यूल मतलब फ्यूज होते हैं कि अगर एक को भी हटा दिया जाएगा तो बिल्कुल भी उस एरोप्लेन की सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो ये परिकल्पना किसने दी? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, रिवेट पॉपर परिकल्पना। बात को समझे बेटा? तो ये आपके लिए समझ में आया कि इकोसिस्टम में जैव विविधता का महत्व क्या है। अब देखिएगा बेटा, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, यानी आज जैव विविधता का लॉस या हानि कैसे हो रही है। यस बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक देखो अपन यहां पर पढ़ेंगे लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। यस, तो देखिएगा हाँ, तो बेटा देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता में क्षति कैसे हो रही है और कौन जिम्मेदार है उस क्षति के लिए। तो देखिए बेटा, अपन ने आपको समझाया था कि भाई लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी जैव विविधता की क्षति। सॉरी, मैंने आपको समझाया था पहले कि बेटा देखो कि बहुत सारी जातियां की खोज अभी शेष है, लेकिन अपन बात कर रहे थे कि भी इन नई जातियों की खोज अपन करेंगे उससे पहले बहुत सारे जो संकटग्रस्त हैं बहुत सारे तो विलुप्त हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी बेटा। यस, तो आज देखो कि बड़ा खतरा पृथ्वी के ऊपर जो है, अपनी जो इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तब तक भी कई जातियां विलुप्त हो जाएंगी, मतलब लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो देख ले बेटा कि मतलब जैव विविधता क्षति के लिए, जैव विविधता क्षति के लिए आज जैव विविधता क्षति के लिए मानव जनित क्रियाकलाप, जो आप जानते हो कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं। बात समझ रहे हैं? तो आप जानते हो कि जैव विविधता की क्षति के लिए मानव जनित क्रियाकलाप सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कारक है जैव विविधता की क्षति के लिए वो है मानव जनित क्रियाकलाप। मानव जिम्मेदार, आज मानव अपने बसने के लिए आज बड़े पैमाने पे या अपने उद्योग धंधों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बड़े पैमाने पे जो वर्षा वन है या फिर जो भी वन है, जैव विविधता प्रचुर क्षेत्र उनकी तेज गति से हानि कर रहा है। यस, और मनुष्य ने स्वचालित वाहनों को खूब यूज कर रहा है, जीवाश्म ईंधनों को यूज कर रहा है, तो प्रदूषण बढ़ रहा है। बात को समझे? या कई चीजों का अति दोहन कर रहा है अपने लालच के लिए। तो आप समझ रहे कि जैव विविधता क्षति के लिए मानव जनित क्रियाकलाप सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अब प्राकृतिक से ज्यादा कौन हावी हो रहे हैं?
मानव जनित क्रियाकलाप। यस बेटा, आप जानते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। बात को समझ रहे हैं आप? आपको बताऊं बेटा कि मनुष्य के बसने के कारण, है ना बेटा, मनुष्य के द्वारा बसने के कारण विभिन्न प्रशांत महासागरीय उष्ण कटिबंधीय द्वीपों में स्थानीय पक्षियों की 2000 से अधिक जातियां विलुप्त हो चुकी। यस बेटा, तो देखो अपन बात करते हैं कि भाई मनुष्य के द्वारा बसने के कारण रहने कारण, बसने के कारण या अपने आवास लेने के कारण मैं आपको कहूं कि विभिन्न प्रशांत महासागरीय द्वीपों के, जो प्रशांत महासागरीय द्वीपों के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों पर आपको मैं बताऊं बेटा, उष्ण कटिबंधीय द्वीपों में स्थानीय पक्षियों की, जो वहां लोकल बर्ड हैं, है ना बेटा, वहां के स्थानीय, है ना, स्थानीय पक्षियों की लगभग 2000 जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। यस बेटा, अब देखो बेटा, जो सबसे बड़ी संरक्षण संस्था थी आईयूसीएन, आईयूसीएन हर वर्ष रेड डाटा लिस्ट जारी करती है। यस बेटा, तो आप क्या कहोगे कि आईयूसीएन, जो अपने फुल नेम बताया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो बेटा देखो आईयूसीएन आप जानते हो बेटा प्रतिवर्ष रेड डाटा लिस्ट जारी करती है, प्रतिवर्ष रेड डाटा लिस्ट जारी करती है ना बेटा। तो आईयूसीएन क्या करती है, हर वर्ष कंटिन्यू करती है रेड डाटा लिस्ट, रेड डाटा लिस्ट। तो ये जैसे ही रेड डाटा लिस्ट निकालती है, उस लिस्ट में किसको दर्शाती है बेटा, किसको शो करती है, तो प्रतिवर्ष जो विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट या संकटग्रस्त हैं, उनकी सूची को जारी करती है। तो आप कहोगे कि यह प्रतिवर्ष विलुप्त, मतलब जो एक्जिंक्ट आपकी होगी, एक्सटिंक्ट होगी, विलुप्त होगी, सॉरी, है ना, प्रतिवर्ष विलुप्त तथा संकटग्रस्त, एंडेंजर्ड, संकटग्रस्त या थ्रेटनेड, खतराग्रस्त, संकटग्रस्त जातियों की सूची जारी करता है। बेटा एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है कि फसल या किसी भी जंतु का पूरा जननद्रव्य, जर्मप्लाज्म, सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं, विलुप्त हो चुकी है। और एंडेंजर्ड क्या होती है कि वो बिल्कुल गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, अगर निकट भविष्य में अगर आप ध्यान नहीं दिया तो तुरंत ही क्या विलुप्त हो जाएगी। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि जो मतलब एंडेंजर्ड होती हैं, एंडेंजर्ड आपकी होती हैं, तो उनके बारे में या संकटग्रस्त के बारे में वो सूची जारी करता है। यस बेटा, ये कौन है, आईयूसीएन। आपको देखो मैं कुछ बातें बता देता हूं उसके अंदर कि बेटा जो आईयूसीएन है, आईयूसीएन 2004 की रेड डाटा के अनुसार, है ना, आईयूसीएन की 2004 की रेड डाटा लिस्ट के अनुसार आईयूसीएन 2004 की रेड डाटा लिस्ट के अनुसार पिछले 500 वर्षों में, 500 ईयर्स में, पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां विलुप्त हो गई। एक्सटिंक्ट हो गई, 784 जातियां विलुप्त हो गई भाई, है ना, जिनमें आप जानते हो कि
338 वर्टिब्रेट और 359 इनवर्टिब्रेट। यस बेटा, जिनमें से आप जानते हो कि 338 वर्टिब्रेट यानी कशेरुकी थे, 359 इनवर्टिब्रेट अकशेरुकी थे, तथा 87 प्लांट्स, 87 पादप जातियां थी, प्लांट्स थे। बात को समझ रहे हैं? तो 338 तो क्या थे? वर्टिब्रेट्स थे कशेरुकी, 359 क्या थे? इनवर्टिब्रेट्स थे, तथा 87 पादप प्लांट स्पीसीज थी। तो ये इतने सारे थे जो अपन बात रहे कि पिछले 500 वर्षों में क्या हो गए बेटा? विलुप्त हो गए। तो ये डेटा भी आ जाता है भाई, बात को समझे। और अब देखो हाल ही में विलुप्त हुए कुछ जीवों की संख्या, तो हाल ही में कौन कौन विलुप्त हो गए? हाल ही में जो विलुप्त हुए वो सजीव कौन से हैं? तो एक तो आपका है डोडो। डोडो बेटा एक बड़े आकार का पक्षी होता है, क्योंकि विलोपन के प्रति सुग्राही, ये जो सबसे विलोपन के प्रति सुग्राहिता के लक्षण बताऊंगा आगे में जाकर। शरीर का बड़ा आकार, हाइट्रोफिक लेवल उच्च पोषण स्तर पे, समष्टि का साइज छोटा, जनन विभव कम, जन्म की दर कम, ये बहुत अच्छे अपन बात बेटा। तो देखो डोडो एक बहुत बड़े आकार का पक्षी था, फ्लाइटलेस बर्ड था, फ्लाइटलेस बर्ड, उड़ने में अयोग्य जो बहुत बड़े आकार के पक्षी होते हैं ना, फ्लाइटलेस बर्ड डोडो, है ना। और आप जानते हैं बेटा कि ये जो डोडो है ये फ्लाइटलेस बर्ड था, कहां का था ये? तो ये मॉरिशस का था। कहां का था बेटा? मॉरिशस का था ये अपन बात बेटा कि मॉरिशस जो देश है मॉरिशस का था ये डोडो फ्लाइटलेस बर्ड। फिर देखो बेटा अपन बात करें कि क्वेगा, तो क्वेगा जेब्रा के समान एनिमल था, जेब्रा के समान एनिमल। और आप जानते हैं कि कहां का था? अफ्रीका में, अफ्रीका का क्वेगा जो जेब्रा के समान ऑर्गेनिज्म था, और आप जानते हैं कि अफ्रीका का था। फिर देखो थाइलेशियन या तस्मानियन टाइगर ऑस्ट्रेलिया से। तो मैं आपको कहूं कि थाइलेशियन या तस्मानियन टाइगर, और ये आप जानते हैं कि कहां से था? ऑस्ट्रेलिया से। तो ये अभी हाल ही में बेटा जो विलुप्त हुए हैं वो आपके सामने हैं। इसके अलावा जो स्टीलर सीखाऊ थी रूस से थी, स्टीलर सीखाऊ समुद्री स्टीलर गाय, स्टीलर सीकाऊ, ये आप जानते हो कि रसिया ने रूस से थी। ऐसे पैसेंजर पिजन, जो एक कबूतर था ना पैसेंजर पिजन, अतिदोहन हो गया इनका, तो पैसेंजर पिजन यानी पैसेंजर कबूतर, यस बेटा। और टाइगर की 3 किस्में, बाली, जावा, कैस्पियन। जावा है, बाली है, कैस्पियन है। तो ये इंडोनेशिया में टाइगर की 3 किस्म है ना बेटा, टाइगर की 3 किस्म है ना। वो कौन कौन सी? जैसे बाली द्वीप था, बाली इंडोनेशिया, तो बाली है, जावा है, कैस्पियन है। तो ये टाइगर की 3 किस्में जो हाल ही में विलुप्त हुए हैं बेटा, हाल ही में विलुप्त हुए हैं। डोडो है, क्वेगा है, थाइलेशियन है, स्टीलर सीकाऊ है, पैसेंजर पिजन है, ये सारे हाल ही में विलुप्त हुए हैं। यस बेटा। और आईयूसीएन की रेड डाटा लिस्ट के अनुसार पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। आईयूसीएन की रेड डाटा लिस्ट के अनुसार पिछले, आपको मैं बताऊं कि पिछले 20 वर्ष में अपन जात करें बेटा कि 27 जातियां विलुप्त हो चुकी है। और आप जानते हैं सूची में वर्तमान में संपूर्ण विश्व में 15,500 से अधिक और भारत अकेले में 650 से अधिक जातियां निकट भविष्य में विलुप्ति के कगार पे हैं, संकटग्रस्त हैं। अगर हम उन पर ध्यान नहीं देंगे तो जल्दी वो विलुप्त हो जाएगी, तुरंत वो विलुप्त हो जाएगी। बात को समझ रहे हैं बेटा? ये बात आपकी हुई। और देखो सभी जीवों में सबसे ज्यादा जो संकटग्रस्त जातियां हैं
वो एम्फीबियन है, संकटग्रस्त में एम्फीबियन है। सर्वाधिक संकटग्रस्त जातियां कौन है? एम्फीबियन। बात को समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कुछ बातें आपके सामने में लिखता हूं कि देखो, आप जानते हैं बेटा कि देखो बेटा, यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखता हूं कि IUCN की रेड डाटा लिस्ट के अनुसार, रेड डाटा लिस्ट, तो पिछले 20 वर्षों में कितनी जातियां विलुप्त हो गई? 27। पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां विलुप्त। और आप जानते हो इसके अनुसार विश्व में अभी 15,500 विश्व में, वह अकेले भारत में 650 से अधिक संकटग्रस्त हैं। बात को समझ रहे हैं बेटा? ये लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। और आप जानते बेटा कि सभी सजीवों में एम्फीबियन जो उभयचर हैं, एम्फीबियन सबसे अधिक संकटग्रस्त जातियां रखते हैं, संकटग्रस्त जातियां रखते हैं। जैसे बेटा अपन कहें कि जितने भी एम्फीबियन हैं उनके 32% एम्फीबियन एंडेंजर्ड हैं, है ना? तो 32% एम्फीबियन, टोटल एम्फीबियन के 32% एम्फीबियन उभयचर एंडेंजर्ड हैं, संकटग्रस्त हैं, थ्रेटनेड, खतराग्रस्त हैं। यस बेटा। जैसे जिम्नोस्पर्म जो अनावर्त बीजी होते हैं, जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजियों में 31%। ये बेटा वहां हिंदी में आवर्त बीजी लिख रखा आपके एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी में, नहीं में सुधार दिया होगा, या इंग्लिश में आते जिम्नोस्पर्म होगा। वो जिम्नोस्पर्म वैसे ही बहुत कम है और उनकी 31% जातियां संकटग्रस्त हैं, है ना बेटा? तो जिम्नोस्पर्म है वहां पर। उसके बाद देखो कि मैमल्स की 23% है और बर्ड्स की 12%। तो स्तनधारी मैमल्स 23% स्तनधारियों की, और बर्ड्स की कितनी परसेंट? 12% जातियां संकटग्रस्त हैं। यस बेटा। अब देखो इस लेक्चर में बेटा आपके यहीं तक। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि पृथ्वी पर अब तक 5 बार सामूहिक विलोपन, सब कुछ खत्म हो चुका था, वो तो मास एक्सटिंक्शन सामूहिक विलोपन कहलाता, वो प्राकृतिक कारणों से हुआ था। लेकिन जो अब छठा विलोपन है वो मानव के क्रियाकलापों के कारण हो रहा है, और वो इतना तीव्र है कि 1000 से 10,000 गुना उसकी स्पीड ज्यादा है पिछले 5 से। बात को समझे? तो अब जैव विविधता सती के जो 4 महत्वपूर्ण कारण हैं, इविल क्वार्टेट उनको बोलते हैं। जैसे आवासों में सती है, आवासों में सती पढ़ के आना आप। जैसे सविलोपन है, तो इनको शॉर्ट में या बहुत अच्छे लेवल पे आपको एनसीईआरटी पढ़ के आ जाओ तो मैं समझाऊंगा। और फिर अपन बात करेंगे कि जैव विविधता का पारितंत्र में संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, हमें क्यों करना चाहिए, और जैव विविधता का संरक्षण अपन कैसे करें। अब बेटा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जैव विविधता की क्षति के लिए उत्तरदायी कारक, यानी कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस। यस बेटा। तो देखो मैं आपको यहां बात बताता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि देखो जैव विविधता की क्षति के लिए, यानी लॉस के लिए, क्षति के लिए 4 प्रमुख कारक उत्तरदायी होते हैं। यस बेटा। तो ध्यान से सुने कि जैव विविधता क्षति के लिए 4 प्रमुख कारक उत्तरदायी होते हैं। वो 4 प्रमुख कारक क्या हैं? तो इन 4 प्रमुख कारकों पर क्या कहते हैं? इन 4 प्रमुख कारकों को इविल क्वार्टेट कहा जाता है।
समझ रहे हो, इविल यानी बुराई, क्वार्टेट मतलब ये 4 ऐसे कारक हैं जो जैव विविधता की क्षति के लिए हैं, और अपने लिए सबसे जरूरी है जैव विविधता, क्योंकि उसकी क्षति होगी तो पारितंत्र में असंतुलन आएगा, बहुत सारे अपन बात रहे कि चक्रों में परिवर्तन आएगा। बात को समझ रहे बेटा, जैसे पादप उत्पादकता में कमी आएगी, वातावरणीय परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोधकता में कमी आएगी, जैसे सुखारी, ये रोग चक्र, पीड़क नियंत्रण, ये मतलब आपके जल चक्र, इनमें कई सारा परिवर्तन आएगा। यस बेटा, तो देखो जैव विविधता की क्षति के लिए 4 प्रमुख कारक उत्तरदायी होते हैं, और इन 4 प्रमुख कारकों आप क्या कहते हैं, इविल क्वार्टेट। यस बेटा, अब देखिएगा ये 4 प्रमुख कारक में जो फर्स्ट कारक है वो है आपका हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन अपन बोलते हैं। यानी अपन कहते हैं बेटा आवासीय क्षति और खंडन, फ्रेगमेंटेशन। तो बेटा देखो आज जो जैव विविधता क्षति का जो सबसे प्रमुख कारण है वो जो इन वन्य जीवों का, इन सजीवों का जो प्राकृतिक आवास है उनकी क्षति हो रही है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन है, यहाँ पे क्वेश्चन आया 2018 के अंदर नीट एग्जाम के अंदर, तो ध्यान दीजिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं बेटा, बड़े छोटे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, तो अपन कहेंगे कि भाई देखो यह जैव विविधता क्षति का, जैव विविधता क्षति का सबसे प्रमुख कारक है, सबसे प्रमुख कारक है हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन। यस बेटा, यानी बहुत तीव्र गति से आज सजीवों के प्राकृतिक आवास ही नष्ट हो रहे हैं। अब जब उनके प्राकृतिक आवास ही नहीं रहेंगे तो आप जानते हैं बेटा कि उनके निक्के भी खत्म होंगे। बात को समझ रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि उनकी क्षति हो जाएगी। तो यह जैव विविधता क्षति का सबसे प्रमुख कारक है क्या, हैबिटेट लॉस। और आप जानते हो मतलब पृथ्वी पर आवासीय क्षति के कारण, पृथ्वी पर आवासीय क्षति के कारण, आवासीय क्षति के कारण सबसे अधिक उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रभावित हुए हैं। है ना बेटा, पृथ्वी पर आवासीय क्षति के कारण सबसे ज्यादा कौन प्रभावित हुए हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब तुम जानते हो कि पृथ्वी पर सर्वाधिक विविधता भी किनकी है, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की है ना। तो इनकी आवासीय क्षति बहुत तीव्र गति से हुई है। आपको पता होना चाहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि पूर्व में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे विश्व के 14% भूभाग पर फैले हुए थे, है ना बेटा, क्षेत्र पर उपस्थित थे, जो आवास क्षति के कारण वर्तमान में 6% तक ही रह गए हैं। यस बेटा, तो अपन कहते हैं कि पूर्व में, आप कहोगे बेटा कि पूर्व में उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन पृथ्वी के, या अपन कहेंगे पूरा विश्व, विश्व के 14% भूभाग पर फैले हुए थे। जो आवासीय क्षति के कारण 6% तक ही रह गए, है ना बेटा। 14% भूभाग पर ये फैले हुए थे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो सबसे ज्यादा विविधता रखते हैं। आवासीय क्षति से आज कितने पे रह गए हैं, 6% पे रह गए। और अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताता हूं मैं बेटा, कि देखो अमेजन वर्षावन जो साउथ अमेरिका में थे ना, अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन वर्षावन वर्तमान में निम्न 2 कारणों के कारण नष्ट हो रहे हैं, या निम्न 2 कारणों से नष्ट हो रहे हैं।
यस बेटा, आप जानते हो अमेजन रेन फॉरेस्ट जिनको आपने लंग्स ऑफ प्लेनेट कहा था, पृथ्वी का फेफड़ा कहा था, क्योंकि टोटल ऑक्सीजन का 20% उत्पादित कर रहे थे, और सभी वर्षा वनों में भी पृथ्वी विश्व में जो सबसे ज्यादा विविध होते हैं, पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा विविधता रखते हैं विश्व में, वो आपके अमेजन वर्षा वन, जो इसी साल आपका क्वेश्चन है, पहले मैं आपको बता चुका हूं। यस, ये भी दो कारणों से बेटा लगातार आपके नष्ट हो रहे हैं। एक तो सोयाबीन की खेती के लिए, एक तो किसके लिए नष्ट हो रही है बेटा, ये सोयाबीन की खेती के लिए, इनको काटकर सोयाबीन की खेती के लिए खेत बनाए जा रहे हैं, फर्स्ट बात तो। दूसरा, वहां पर देखो बेटा बड़े पैमाने पर मांस के लिए जानवरों को पाला जा रहा है, तो उनके लिए ग्रासलैंड, उनके भोजन के लिए ग्रासलैंड, घास स्थल बनाए जा रहे हैं। तो बात आती है कि मांस प्रदान करने वाले जानवरों के भोजन के लिए ग्रासलैंड निर्मित किए जा रहे हैं। तो आप कहोगे कि भाई मांस प्रदान करने वाले जानवरों के भोजन के लिए ग्रासलैंड निर्मित किए जा रहे हैं। यस बेटा, घास स्थल, ग्रासलैंड निर्मित किए जा रहे हैं। बात को समझ रहे हैं आप? तो आप ध्यान देना भाई, ये इस कारण से अमेजन वर्षा वन भी पृथ्वी पर नष्ट हो रहे हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बात को समझ रहे हैं? अब देखिएगा, दूसरा एक आपका कारक होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, तो ये आपका होता है खंडन, आवासों में खंडन, फ्रेगमेंटेशन, ये इसी में हैबिटेट लॉस में। तो देखो बेटा कि जो बड़े आवास हैं उनमें खंडन हो रहा है, टुकड़े हो रहे हैं, उनके कई कारण हो सकते हैं। एक होता है प्रदूषण, अपन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि जैसे जो जलीय तालाबरी होते हैं उनके अंदर अगर नाइट्रेट फास्फेट पहुंच जाए तो त्वरित गति से वहां पर आप जानते हैं कि वनस्पति और एनिमल विकसित होंगे, और बहुत जल्दी से वहां पर वो जो जलीय आवास है स्थल में परिवर्तित हो सकते हैं। तो ऐसे प्रदूषण के कारण भी आवासों में खंडन होता है, एक तो ये कारण हो गया। और एक आप जानते हो कि मानव के द्वारा, जैसे अपन बात उड़ा कि मानव जनित क्रियाकलाप, हाईवे, फैक्ट्रीज आदि के निर्माण के कारण प्राकृतिक आवास छोटे छोटे भागों में विखंडित हो जाते हैं। तो आप क्या कहोगे कि जैसे मानव जनित क्रियाकलापों जैसे कि हाईवे, बहुत बड़े बड़े हाईवे, फैक्ट्री है ना, माइंस आदि के निर्माण के कारण बड़े आवास छोटे छोटे आवासों में खंडित हो जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है। यस बेटा, फिर देखिएगा, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं कि बेटा ये जो फ्रेगमेंटेशन के कारण सर्वाधिक मात्रा में प्रवासी पक्षी या स्तनधारी, बस बेटा जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, प्रवासी जीव या वे पक्षी और स्तनधारी जिनको भोजन ग्रहण करने के लिए या एक वर्ध टेरिटरी, एक वर्ध विचरण के लिए उनको वर्ध क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, तो वो जीव सबसे ज्यादा इनसे प्रभावित होते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छी लाइन है एनसीईआरटी की, है ना बेटा, कि भाई फ्रेगमेंटेशन के कारण सर्वाधिक मात्रा में प्रवासी जीव वे पक्षी व स्तनधारी प्रभावित होते हैं जिनको जीवन यापन हेतु वर्ध टेरिटरी की आवश्यकता होती है। तो आप यहां क्या कह दोगे भाई, खंडन के कारण प्रवासी पक्षी, जो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं ना, माइग्रेशन करके कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं और वहां मान लो फैक्ट्री बन जाए, हाईवे बन जाए, उनको आवास ही नहीं मिले, तो खंडन के कारण प्रवासी पक्षी एवं वे स्तनधारी अधिक प्रभावित होते हैं
जिनको भोजन प्राप्त करने के लिए वृहद टेरिटरी, मतलब विचरण की वर्ध टेरिटरी बोलते हैं अपन, जो भोजन की तलाश के लिए वर्ध टेरिटरी की आवश्यकता होती है। समझ रहे? तो ये सारे कारण मैंने आपको यहां पर बता दिए, समझते हो? अब बेटा ध्यान से सुनना कि भाई जो दूसरा कारक है जैव विविधता सती के लिए, जो दूसरा कारक है वो बेटा आपका है और एक्सप्लॉयटेशन। तो और एक्सप्लॉयटेशन होता है अति दोहन। तो दूसरा आपका कारण है और एक्सप्लॉयटेशन। और एक्सप्लॉयटेशन आपका क्या होता है बेटा? अति दोहन। अति दोहन। तो बेटा तुम जानते हो कि मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए, भोजन के लिए इन जंगली जीवों पे या और भी कई चीजों के लिए पादपों पे, इन सब पे डिपेंड होता है। यस, लेकिन आज मनुष्य की आवश्यकता लालच में बदल गई, ग्रिड में लालच में बदल गई, तो वो उनका अति दोहन कर रहा है। तो ध्यान से दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मनुष्य के द्वारा अत्यधिक दोहन के कारण अनेक जीव विलुप्त हो चुके हैं। यस बेटा, तो आप समझ रहे हैं कि मनुष्य के द्वारा अत्यधिक दोहन के कारण अनेक जीव विलुप्त हो चुके हैं। है ना बेटा? जैसे मैं आपको बताऊं बेटा, स्टीलर सी काऊ, स्टीलर समुद्री गाय जो है, और मैंने आपको बताया था पैसेंजर पिजन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया भी था, पैसेंजर पिजन, पैसेंजर कबूतर, ये मनुष्य की और एक्सप्लॉयटेशन यानी अति दोहन के कारण विलुप्त हुए हैं। बात को समझें? तो पैसेंजर पिजन, और मैं आपको बता दूं स्टीलर समुद्री गाय और पैसेंजर पिजन, ये पैसेंजर पिजन नॉर्थ अमेरिका से है। पैसेंजर पिजन कहां पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका में। ये लो, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है पैसेंजर पिजन। तो ये और एक्सप्लॉयटेशन, अति दोहन के कारण विलुप्त हुए हैं, मैं आपको बता दूं। यस, और इसके अलावा कई सारी समुद्री मछलियों की प्रजातियां भी अति दोहन के कारण क्या हो गई? विलुप्त हो गई। यस, तो कई सारी, अपना ये लाइन भी आप लिख लें कि कई सारी समुद्री मछलियों की प्रजातियां, या मछली पकड़ते हैं ना मनुष्य अपने खाने के लिए, तो लालच में बदल गई, तो कई सारी जो समुद्री मछलियों की प्रजातियां भी अति दोहन के कारण क्या हो गई? विलुप्त हो गई। तो वो हो गया आपका और एक्सप्लॉयटेशन। यस, ये दूसरा कारण आपका हो गया। क्लियर बेटा? इसके बाद में देखो कि भाई नेक्स्ट थर्ड आपका जो है इविल क्वार्टेट, जो ये चार बुराइयां हैं इविल क्वार्टेट, उसमें से जो थर्ड आपका कारक है वो क्या है, मैं आपको बताता हूं बेटा। थर्ड कारण आपका है बेटा एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, इन्हें अपन कहते हैं कि विदेशी जातियों का आक्रमण। यस, तो एलियन स्पीसीज इन्वेजन जो होता है, विदेशी जातियों का आक्रमण होता है, ये आपका थर्ड फैक्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट अपन बात करते हैं बेटा। तो देखो, विदेशी जातियों के कारण किसी स्थान की स्थानीय जातियां के लुप्त होने की संभावना होती है। कि मान लो किसी उद्देश्य के कारण, या तो कोई उद्देश्य होगा कि अच्छे उत्पादन के लिए विदेश से कोई किस्म या जाति लेकर आते हैं अपन, या फिर जानबूझ के कई लोग वहां के अपने बिना चेक अगर वहां के लोग अपने यहाँ भेज देंगे जानबूझ के, तो हो सकता है कि अपनी स्थानीय जातियों के लिए वो नुकसानदेह हो। तो ये आपका होता है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। इसके कई एग्जाम्पल सामने आए हैं, विदेशी जातियों का आक्रमण। यस बेटा, तो अपन क्या कहेंगे कि विदेशी जातियों के कारण, विदेशस, अब
सुनिए बेटा, इसमें आप ऐसे नहीं कि केवल अपने ही देश के लिए लागू होता है, इंडिया के लिए अदर किसी भी कंट्री से आए तो विदेशी है, या दूसरी कंट्री में अपने इंडिया से फिर दूसरे कंट्री से आ जाए तो उसके लिए विदेशज है। बात को समझ रहे ना? तो अपन सीधी सी बात करते हैं बेटा कि विदेशज जातियों के कारण किसी स्थान की स्थानीय जातियां, जो लोकल स्पीसीज हैं, स्थानीय जातियों के लुप्त होने की संभावना होती है। अब जो भी देशज है, इंडिजिनस जो स्पीसीज होती हैं, उनकी लुप्त होने की संभावना होती है। अब इसके कई सारे एग्जाम्पल है बेटा, जैसे अपन कहें कि पूर्व अफ्रीका की विक्टोरिया झील में जो नाइल पर्च है उसको लाया गया, तो जैसे ही नाइल पर्च विदेश जाति को लाया गया तो वहां की 200 से अधिक स्थानीय सिचलिड, जो बेजोड़ आवास था उनके लिए, उन जातियों के लिए, सिचलिड मछलियों की जातियां क्या होगी? विलुप्त होगी। इनसेट ने आपको कह रखा है। यस बेटा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से सुनना। देखो कि भाई जैसे जब नील नदी नाइल पर्च को, है ना, नील नदी की मछली मिश्रण, जब नील नदी की मछली नाइल पर्च, जब नील नदी की मछली नाइल पर्च को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में लाया गया, तो वहां स्थानीय मछलियों अर्थात सिचलिड फिशेज, सिचलिड मछलियों की दो सौ से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। यस बेटा, क्योंकि सिचलिड मछलियों के लिए वो पूरी अफ्रीका की जो विक्टोरिया झील थी वो उनके लिए बेजोड़ आवास था। यस बेटा, तो 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। बात को समझ रहे हैं? ऐसे ही इंडिया में भी हुआ है ना भाई। इंडिया के अंदर मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए कई लोग लालच के कारण लाए, तो बहुत दूसरे उद्देश्य थे, फिर अपने लिए यहां पर खतरनाक हो गया काम। जैसे आप जानते हो भारतीय नदियों में गैर कानूनी रूप से लाई गई अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस। यस बेटा, तो फिर आप जानते हो कि अपने लिए वो हानिकारक हो गई। तो देखिए तीसरे कारण में नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे अपन बेटा नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं कि भी भारतीय नदियों में गैर कानूनी तरीके से लाई गई अफ्रीकन कैटफिश, जो एसल्कमीन होती है, अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस के कारण स्थानीय मछलियों, यानी जो अपनी इंडियन कैटफिश है, इंडियन कैटफिश की कई जातियां विलुप्त हो गई।
यस बेटा। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि जो भारतीय नदियों में गैर कानूनी रूप से लाई गई अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस के कारण यहाँ की जो स्थानीय मछलियां हैं, मतलब जो इंडियन कैटफिश है वो संकटग्रस्त हो गई, कई जातियां संकटग्रस्त हो गई। ऐसे देखो बेटा विभिन्न पादपों की जो ये विदेशी जातियां हैं, जैसे एक गेहूं की किस्म के साथ आ गई थी पार्थेनियम, तो आयातित किया था अपन दूसरे देश से, गेहूं की एक अच्छी किस्म को आयातित किया था, इंपोर्ट किया था, उसके साथ में आ गया था पार्थेनियम गाजर घास। तो ये जो पार्थेनियम है, लैंटाना कैमरा है, ये आप जानते हो बेटा कि मैं आपको बहुत सारे आपको बता दूं कि जैसे आइकोर्निया, पार्थेनियम, लैंटाना, ये सारी अपन बात करें, ये भी आपकी क्या है, विदेशी जातियां हैं, विदेशी जातियां। याद रखना, पार्थेनियम, लैंटाना और आइकोर्निया, ये भी आपकी खरपतवारों की जो है विदेशी जातियां हैं। अब देखिए कि चौथा कारण, इविल क्वार्टेट के अंदर जो चौथा कारण है कि भाई जो जैव विविधता सती के लिए है, तो उसके अंदर आपका क्या आएगा, तो को एक्सटेंशन आएगा, को एक्सटिंक्शन। तो को एक्सटिंक्शन क्या होता है बेटा, सह-विलोपन, ये भी इंपॉर्टेंट है, को एक्सटिंक्शन। तो ये को एक्सटिंक्शन क्या होता है, सह-विलोपन। तो ये आप अच्छे समझ सकते हो कि जितने भी मैंने आपको को इवोल्यूशन के या फिर ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप बताई थी, आपको अविकल्पी संबंध बताए थे, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, जितने बेटा मैंने आपको पीछे अविकल्पी संबंध बताए थे, अविकल्पी संबंध, तो वहां मैंने आपसे बताया था बेटा कि ऐसे संबंध जिनमें वो कहता है ना, आई कांट लिव विदाउट यू, कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, कि अगर एक भी अगर विलुप्त होगा दूसरे स्वतः ही विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि जहां को एग्जिस्टेंस वहां को एक्सटेंशन भी है। यस बेटा, तो क्योंकि वहां पर कौन सी रिलेशनशिप है, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, अविकल्पी संबंध। बात को समझ रहे ना, तो ये आपका होता है को एक्सटेंशन, कि भी आप जानते हो कि अनेक जीव को इवोल्यूशन ऐसा सह उद्विकास करते हैं कि वो अनिवार्य संबंध रखते हैं। तो अनेक जीव को इवोल्यूशन सह उद्विकास के द्वारा ऐसा विकास करते हैं कि वे एक दूसरे के लिए अनिवार्य हैं। यानी अनिवार्य संबंध, अविकल्पी संबंध। अब इन संबंधों में से कोई एक जाति भी विलुप्त हो गई तो दूसरी स्वतः ही विलुप्त हो जाएगी, दूसरी स्वतः ही विलुप्त हो जाएगी। क्योंकि बेटा आपने कहा था ना कि ये को एग्जिस्टेंस के साथ, सह अस्तित्व के साथ, को एग्जिस्टेंस के साथ को एक्सटिंक्शन, सह विलोपन भी दर्शाते हैं। समझ गए ना। और जैसे मैंने आपको पोलिनेटिंग इंसेक्ट और प्लांट का बताया था, जैसे एनिमल पोलिनेटर पुरोन्यूभा, मोथ और युक्का पादप, युक्का प्लांट, या जैसे मैंने आपको पैरासाइट होस्ट में जो अविकल्पी संबंध बताए थे, यानी या तो आप कह दोगे कि यहां तो आपका पोलिनेटर एनिमल हो गया, पोलिनेटर एनिमल, परागणकर्ता जंतु हो गए तो पोलिनेटर एनिमल, और ये आप जानते हो कि प्लांट हो गया। ऐसे ही जैसे आपको मैंने कुछ पैरासाइट भी बताए थे, और पैरासाइट और होस्ट में आप जानते हैं कि अविकल्पी संबंध थे। तो जहां अविकल्पी संबंध होते हैं वहां आप जानते हो कि उस अविकल्पी संबंध में से कोई एक जाति विलुप्त होगी तो दूसरी स्वतः ही क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, तो कोएक्सटेंशन आपका हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं। तो ये आपके चार कारक थे जैव विविधता सती के लिए।
तो मैंने आपको चारों कारक करवा दिए इविल क्वार्टेट, और एनसीईआरटी ने अच्छे से लिख रखा है। नॉर्मल लाइन आपकी पहली लाइन ही उसमें से क्वेश्चन आ गया था। यस बेटा। अब अपन बात करते हैं कि भी आज अपने सामने क्वेश्चन उठेगा कि हम जैव विविधता का संरक्षण को क्यों करना चाहिए या क्यों करें अपन, वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ऐसा क्या है कि हम जैव विविधता का संरक्षण करें, क्लियर, और उसके बाद में संरक्षण करें तो क्या तरीके अपनाएं संरक्षण करने के लिए। यस बेटा, तो ये तो बात है ना। तो नेक्स्ट आप देखिएगा। हाँ, तो आप देखिए बेटा कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु, और वो बिंदु आपके क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस कड़ी के अंदर, और फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं कि भी जैव विविधता का संरक्षण अपन को क्यों करना चाहिए। लेकिन पहले देखो क्या है कि विलोपन के प्रति सुग्रहिता, विलोपन के प्रति सुग्रहिता का मीन होता है सब्सेप्टिबिलिटी टू एक्सटिंक्शन, यानी कौन सी जातियां हैं जो विलोपन के प्रति सुग्राही हैं, जल्दी से वो विलुप्त हो सकती हैं। एक अच्छा क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन का आपको 100% मैं आपको आंसर दे रहा हूं, क्लियर बेटा। तो वो जो कारण होंगे वही होंगे, बाकी आप समझ सकते हैं कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके होंगे। तो ध्यान दीजिए बेटा कि देखो विलोपन के प्रति सुग्राही जाति के शरीर बड़ा आकार होगा, यानी विशालकाय शरीर, लार्ज बॉडी साइज, है ना, बॉडी का साइज लार्ज होगा, लार्ज बॉडी साइज। जैसे बंगाल टाइगर, जो व्हाइट टाइगर होता है बंगाल टाइगर, वो उसके शरीर का लंबा आकार होता है, बड़ा आकार होता है, और शेर का भी और एलिफेंट हाथी का। तो विशालकाय शरीर हो गया फर्स्ट, विलोपन के प्रति सुग्राही। यस। फिर देखो छोटा समष्टि का आकार, उसकी पॉपुलेशन का साइज छोटा होगा, स्मॉल पॉपुलेशन साइज है, क्योंकि कम प्रजनन दर, लो बायोटिक पोटेंशियल, उसमें प्रजनन की दर कम होगी, यानी समय बाद संतति एक दो ही उत्पन्न करेंगे, तो छोटा समष्टि का आकार होगा और कम प्रजनन दर। वही जैसे ब्लू व्हेल है, लार्ज पांडा है, रेड पांडा, या लार्ज पांडा, बड़ा पांडा या रेड पांडा, या फिर टाइगर लायन में भी समष्टि का आकार क्या होता है, छोटा ही होता है। यस बेटा। ऐसे ही खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषण स्तर पर भोजन, यानी हाई ट्रॉफिक लेवल पे, फूड चेन में हाई ट्रॉफिक लेवल पे होंगे, जैसे जितने भी होते हैं ना टाइगर, लॉयन, है ना, या फिर अपन बात करें बंगाल टाइगर, लॉयन, हॉक या चील, जो अपना गंजी चील जो विलुप्त के कगार पे है, संकटग्रस्त है, तो आप जानते हैं कि खाद्य श्रृंखला में हाई ट्रॉफिक लेवल पे वो अपना फूड लेंगे। तो ये सारे कारण तो होते ही होते हैं, ये सबसे प्रमुख कारण मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा स्थिर प्रजनन पथ और आवास, स्थिर प्रजनन पथ और आवास, मतलब जो उनका एक फिक्स आवास होगा, और स्थिर प्रजनन दर या प्रजनन पथ, जैसे नीली व्हेल में, ह्यूपिंग सार्स में, और वितरण का स्थानीयकृत परिसर, वितरण का स्थानीयकृत परिसर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपकी ये फैक्टर मैंने बता दिए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई बेटा। आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है बेटा कि टाइप ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज, जातियों के विलोपन के प्रकार। देखो बेटा, उद्विकास के दौरान जब से जीवन की उत्पत्ति हुई है और अब तक जो इतना लंबा कार्बनिक उद्विकास चला है, 3.8 अरब वर्ष पूर्व का, तो उद्विकास के दौरान देखो बेटा कि विलोपन एक नैसर्गिक प्रक्रिया, मतलब एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। पृथ्वी पर बहुत सारी जातियां विलुप्त भी होती गई और नई जातियां भी आती गई, है ना, उद्विकास के दौरान नई जातियां विकसित होती गई। तो अपन ने कहा क्या, अभी विलोपन एक नैसर्गिक या फिर प्राकृतिक प्रक्रिया। पृथ्वी के दीर्घ भौगोलिक इतिहास में कई जातियां विलुप्त भी हुई और कई जातियां नई विकसित भी हुई। यस बेटा। तो आप ध्यान देना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्सटिंक्शन है, जो विलोपन है, एक्सटिंक्शन विलोपन, वो कई प्रकार का होता है। सबसे पहले आपका होता है नेचुरल एक्सटिंक्शन, प्राकृतिक या नैसर्गिक विलोपन, ये आपका होता है नेचुरल एक्सटिंक्शन। तो बेटा देखो कि जो नेचुरल एक्सटिंक्शन क्या होता है, प्राकृतिक विलोपन क्या होता है, मैं आपको बता दूं। यस बेटा, कि पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के साथ कुछ जातियां अदृश्य होगी। जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन में पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन हुआ तो कुछ जातियां क्या हो गई, अदृश्य, और पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन से कुछ नई आ गई। तो वो तो आपका क्या था, नेचुरल एक्सटिंक्शन, वो तो नेचुरल एक्सटिंक्शन था, प्राकृतिक विलोपन था बेटा। यस। उसके बाद में ध्यान दो कि जो नई आई वो बदली हुई पर्यावरण परिस्थितियों की बदली ज्यादा अनुकूलित हो गई, ऐसा होता गया पृथ्वी के ऊपर। बात को समझ रहे हैं। उसके बाद में देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, कि मास एक्सटिंक्शन मतलब समूह विलोपन।
मास एक्सटिंक्शन क्या होता है, समूह विलोपन क्या होता है, मास एक्सटिंक्शन सामूहिक विलोपन। तो सामूहिक विलोपन क्या होता है बेटा, देखो पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास में ऐसे अनेक समय रहे हैं जब जातियों की एक बड़ी संख्या प्राकृतिक विपदाओं के कारण विलुप्त हो गई। बड़ी प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक विपदाओं के कारण बड़ी संख्या, मास एक्सटिंक्शन, एक जाति के ऑलमोस्ट विलुप्त हो गई। जैसे आपको बेटा जैव विकास में, वहां जूलॉजी में आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा होगा, तो एक ऐसा काल था एजोइक, जब जीवन ही नहीं था, फिर प्रोटेरियोजोइक जब जीवन आया, फिर आपने वहां पेलियोजोइक पढ़ा होगा, मीसोजोइक महाकल्प पढ़ा होगा, सीनोजोइक, जो ये एंजियोस्पर्म, ये जो मैमल शरीर किसमें आते, सीनोजोइक महाकल्प, उनका स्वर्णिम युग था। बात को समझे? तो वहां आपने 5 बार महाक्रांतियां पढ़ी थी, है ना बेटा, यानी 5 बार समूह विलोपन, 5 बार ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो, पृथ्वी के ऊपर पूरा विलोपन हो गया, फिर नई जातियां विकसित हुई थी, है ना, मतलब अधिकांश विलुप्त हो गई थी, फिर नई जातियां आई थी। यस बेटा। तो आप जानते हैं कि समूह विलोपन क्या बताया मैंने, भूगर्भीय इतिहास में अनेक समय जब जातियों की एक बड़ी संख्या प्राकृतिक विपदाओं का विलुप्त हो गई, और लेकिन अपन कहते हैं कि जो समूह विलोपन है उसमें करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे नेचुरली आप जानते हो कि ये जो बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं से अब तक पृथ्वी के ऊपर 5 सामूहिक विलोपन हुए हैं, 5 अब तक 5, लेकिन अब 5 3.8 अरब वर्ष हो, तो कई सारे करोड़ों वर्ष लग गए ना, तो बहुत धीमे थे, तो 5 महाविलोपन हुए, सामूहिक विलोपन हुए हैं। लेकिन अब जानते हो जो छठा विलोपन है वो आपका है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, मानवोद्भव विलोपन, मानवोद्भव विलोपन यानी मानव के कारण। बात को समझ रहे हैं? तो मानव क्रियाओं के कारण पृथ्वी की सतह से बड़ी संख्या में जातियां अदृश्य हो रही हैं। यस, अतीत के समूह विलोपन की तुलना में मानव जनित विलोपन बहुत ही तीव्र है। आज जो अब छठा विलोपन पृथ्वी पे होगा ना, ये आवासों में क्षति के कारण या और कई कारण, अति दोहन के कारण या मनुष्य की कई सारी एक्टिविटीज के कारण, प्रदूषण के कारण, इनके कारण अब जो विलोपन होगा छठा विलोपन होगा, और वो आपका होगा एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। और वो 5 जो नेचुरल हुए उसकी तुलना में बहुत तीव्र होगा, 100 से 1000 गुना तीव्र है, 100 से 1000 गुना तीव्र है। आने वाले 100-200 वर्षों में ही जैव विविधता विलुप्त हो सकती है, मास मतलब एक्सटिंक्शन हो सकता है। बात को समझ रहे हैं? तो ये सारी बातें आपके सामने आई। खैर ये मैंने थोड़े टाइप बता दी आपको कि ये चीजें होती क्या हैं, क्लियर। बाकी ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए। यस, और उसके बाद देखो अपन बात करते हैं बेटा कि जो IUCN होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN अपन ने बताया था आपको, जो अब विश्व संरक्षण संघ WCO, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनिट, WCO के नाम से जाना जाता है। इसकी रेड डाटा लिस्ट, मैंने कहा था कि हर वर्ष वो क्या जारी करती है, रेड डाटा लिस्ट। तो इसकी जो रेड डाटा लिस्ट है, इसके अनुसार जातियों को वैसे तो 8 रूपों में बांटा गया है, लेकिन कुछ में 2-3 जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं मैं आपको बताता हूं। तो जातियों को निम्न रूप दिए गए हैं, जैसे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, वाइल्ड मतलब वन्य रूप से विलुप्त, वन्य रूप से विलुप्त। तो जाति के सदस्यों का किसी निश्चित आवास से पूर्ण रूप से विलुप्त समाप्ति हो जाए, जाति के सदस्यों का किसी निश्चित आवास से पूर्ण रूप से समाप्ति हो जाए, यानी जैसे कोई विशेष जंगल है तो वहां से जाति के सदस्य पूर्ण रूप से, एक जाति के सदस्य पूर्ण रूप से विलुप्त हो गए, तो उसको आप उसके लिए क्या बोलोगे, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब वन्य रूप से विलुप्त। फिर देखो ये वर्ड मैं आपको समझाने में सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है गंभीर रूप से संकटग्रस्त, क्रिटिकली एंडेंजर्ड गंभीर रूप से संकटग्रस्त। तो ये कौन सी जाति होती है, जाति के सभी सदस्य उच्च जोखिम की वजह से शीघ्र ही विलुप्त हो जाएंगे, जाति के सभी सदस्य उच्च जोखिम की वजह से एक आवास से शीघ्र ही विलुप्त होने के कगार पर है, बहुत शीघ्र ही विलुप्त होने के कगार पे हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं। यस बेटा, तो उसको आप क्या बोलोगे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। दूसरा वर्ड आप नॉर्मल लो, आप एंडेंजर्ड वर्ड ही आप यूज में लो, अगर आप एंडेंजर्ड वर्ड ही आप यूज में लो, यस बेटा, एंडेंजर्ड संकटग्रस्त, तो ये भी नष्ट होने योग्य हैं। तो एंडेंजर्ड के लिए अपन क्या कहते हैं, संकटग्रस्त के लिए अपन क्या कहते हैं, आप सुनना, जाति आने वाले समय में मतलब नष्ट होने की
सॉरी अपन ऐसे कहते हैं कि जाति के सदस्य संकटग्रस्त है, और जाति के सदस्य अगर आपने ध्यान नहीं तो भविष्य में लुप्त होने के कगार पर हैं। तो जाति के सदस्य किसी जोखिम की वजह से भविष्य में लुप्त होने के कगार पे हैं। यस बेटा, तो ये एंडेंजर्ड होगी। फिर देखो कि ये वनरेबल, वनरेबल क्या होती है? सुबेद, नाजुक। वनरेबल क्या होती है ना, कि देखो वनरेबल क्या होती है, जो सुबेद मतलब नाजुक होती है, कि भाई जाति आने वाले समय में नष्ट होने की आशा है, आने वाले समय में नष्ट होने की आशा है, आने वाले समय में नष्ट हो जाएगी। ये बात आपके सामने आई? बोलो भी, क्लियर है? अब मेरी बात सुनो बेटा, कुछ और भी कैटेगरियां होती है, जैसे अपन कहें आपको कम जोखिम, मतलब लोअर रिस्क है, प्रतीत हो रही लेकिन होगी नहीं, और कुछ के लिए डाटा इनसफिशिएंट है कि सूचनाएं आप पूर्ण नहीं है। बात को समझ रहे हैं? ये आपकी बात है। फिर देखो अपन एक शब्द यूज करते हैं संकटग्रस्त, जो थ्रेटनेड या एंडेंजर्ड, संकटग्रस्त एक वर्ड यूज करते हैं अपन। यस बेटा, इसके बाद देखो मैं आपको बताऊंगा कि अपन एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे बार बार, संकटग्रस्त, और गंभीर रूप से क्या होता है, ये क्या होता है आपका संकटग्रस्त। तो ध्यान से सुनना कि इन्हीं के लिए आपके शब्द दिए गए बेटा। तो देखो कि संकटग्रस्त ये क्या होता है, एक वर्ड आपके सामने आता है संकटग्रस्त। इसको चाहे आप एंडेंजर्ड बोल दो, या फिर अपन इसको बोल देते हैं संकटग्रस्त, सॉरी थ्रेटेंड, मतलब जिसको खतरा है, खतराग्रस्त। यस बेटा, है ना, आप जानते हैं कि थ्रेटेंड अपन इसको बोल देते हैं। क्लियर है? अब बेटा देखो उसमें क्या क्या शब्द आते हैं। जो संकटग्रस्त है शब्द उन जातियों के संरक्षण में किया जाता है जो 3 वर्गों से आपकी हो। एक तो आपकी हो एंडेंजर्ड, खतराग्रस्त, जो आपने बताया था संकटग्रस्त, यानी 3 चीज आपकी हो। इसी में आता आपका एंडेंजर्ड, संकटग्रस्त या खतराग्रस्त। अब इसमें अपने बताया था कि कोई जोखिम है और भविष्य में विलुप्त हो जाएगी अगर आपने ध्यान नहीं दिया। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या होती है कि तुरंत अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बहुत हाई रिस्क पे हैं, बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएंगी, है ना। तो एक तो आपका शब्द आता है एंडेंजर्ड, यानी खतराग्रस्त बोल दो चाहे संकटग्रस्त बोल दो, इस पूरे संकटग्रस्त के अंदर। यस, इसके अलावा और आपके क्या शब्द आते हैं, जैसे आप जानते हो कि वनरेबल वी आपका आता है सुबेद। यस बेटा, तो एक आपका आता है वल्नरेबल, मतलब सुबेद। यस बेटा, तो ये जो सुबेद होता है ये क्या होता है कि यदि कारक इस प्रकार कार्य करते हैं कि स्पेसिफिक निकट भविष्य में समाप्त होने के स्तर पर पहुंच जाएगी, है ना। मतलब ये आराम से उपलब्ध है, सुबेद है, लेकिन कुछ कारक ऐसे काम करते हैं कि तेजी से विलुप्ति हो रही है, तो निकट भविष्य में विलुप्ति के कगार पे चली जाएगी, तो वल्नरेबल आपकी होगी सुबेद। बात को समझे। और एक आप कहती है रेर, रेर हालांकि इनमें संकटग्रस्त नहीं है लेकिन ये विरल है, दुर्बल है, मतलब इनकी संख्या ही बहुत कम है। अब इनकी संख्या ही बहुत कम है तो अगर आपने निकट भविष्य में ध्यान नहीं दिया तो मान लो कभी ना कभी हो सकती है संकटग्रस्त। तो खैर ये सारे वर्ड इसके अंदर आते हैं। बात को समझे नहीं समझे? तो ये सारे बातें हैं। अब बेटा देखो, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। अब अपन एक पॉइंट पे आते हैं कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडायवर्सिटी। तो जिसके आपको 3 उद्देश्य बता रखे हैं एनसीईआरटी ने, और 3 उद्देश्य के अपन आप यहाँ पर बात करेंगे। यस बेटा, तो नेक्स्ट आप देखिएगा। यानी इन रेयर है ना, रेल विरल या दुर्बल, इनकी संसार में संख्या बहुत कम है। वैसे संकटग्रस्त नहीं है, इनकी संख्या बहुत कम है और कोई विशेष खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी खतरा बना हुआ है क्योंकि संख्या बहुत कम है ना। अगर मान लो कोई बाद में खतरा बन जाए तो भी इन पर ध्यान देने की अपन जरूरत है। और ये जो सुबेद है ना, ये कोई कारक प्रभावी हो जाता है तेजी से खत्म हो रही है। और एंडेंजर्ड आप जानते ही, खतराग्रस्त। तो ये सारे
संकटग्रस्त शब्द में ये सारी चीजें बातें आपकी आ जाएगी। यस।